हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे भारतीय कारोबारी ने यूएई के जेलों से 900 लोगों को कराया रिहा, हो रही जमकर भारत की तारीफ। जी हां, साथ ही साथ बताएंगे चीन के गुलाम मुइज़्ज़ू ने भारत के खिलाफ फिर एक बार उगला जहर। इस बार क्या कहा दोस्तों, साथ ही बताएंगे क्या भारत के लिए दूसरा अफगानिस्तान बनेगा म्यांमार, ऐसा क्या किया दोस्तों म्यांमार ने। साथ ही क्या उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ होगा सबसे बड़ा खेला, डिनर में नहीं पहुंचे 8 विधायक, क्रॉस वोटिंग का है डर। जी हाँ दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बस आप बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का जमकर स्वागत करते हैं और भारतीय सेना का दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारतीय कारोबारी ने यूएई की जेलों से 900 लोगों को कराया रिहा, हो रही जमकर तारीफ। जी हां, खाड़ी देशों में लाखों की संख्या में भारतीय रहते हैं, यहाँ की जेलों में भी कई भारतीय कैद है, लेकिन हर साल रमजान के पवित्र महीने से पहले कई कैदी रिहा भी किए जाते हैं। एक भारतीय व्यवसायी ने 900 लोगों को कैद से छुड़ाने के लिए 2.25 करोड़ रुपए का दान दिया है। प्योर गोल्ड के मालिक 66 वर्षीय फिरोज मर्चेंट ने संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों को 10 लाख दिरहम यानी 2 करोड़ 25 लाख रुपए दान दे दिए हैं। उनके कार्यालय ने एक बयान में कहा कि दुबई स्थित प्रमुख भारतीय व्यवसायी और प्योर गोल्ड के परोपकारी फिरोज मर्चेंट ने अरब देश की जेलों से 900 कैदियों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए करीब 2 करोड़ 25 लाख रुपए का दान दिया है। जी हाँ, ऐसे में जमकर दोस्तों इनकी तारीफ और इनके बिहाफ पर भारत की तारीफ हो रही है कि सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को ही नहीं बल्कि अन्य देशों के नागरिकों को भी छुड़ाया गया है। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां विदेशी देश से आदेश ले रहा विपक्ष। जी हां, चीन के गुलाम मुइज़्ज़ू ने भारत के खिलाफ फिर उगला जहर। जी हां, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि किसी विदेशी देश के आदेश के कारण मालदीव की संसद ने उनकी 22 सदस्यों वाली मंत्रिमंडल के 3 मंत्रियों को खारिज कर दिया था। दरअसल मालदीव में नई सरकार के मंत्रिमंडल गठन के बाद उसमें शामिल मंत्रियों को संसद की मंजूरी पाना आवश्यक है। चूंकि वर्तमान में मालदीव की संसद में विपक्षी पार्टियों को बहुमत प्राप्त है, ऐसे में उन्होंने मुइज़्ज़ू मंत्रिमंडल में शामिल 3 मंत्रियों को मंजूरी नहीं दी थी। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच जमकर मारपीट भी हुई थी। मोहम्मद मुइज़्ज़ू इस समय मालदीव के उत्तरी अटोल के दौरे पर हैं। रविवार रात हाल नोह वीरहम फारू में बोलते हुए मुइज़्ज़ू ने कहा कि संसद सरकार के काम में बाधा डाल रही है। मुइज़्ज़ू ने संसद द्वारा 3 मंत्रियों को खारिज करने का जिक्र करते हुए कहा कि हम इस बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया। हालांकि उन्होंने किसी खास देश का नाम नहीं लिया, लेकिन मुइज़्ज़ू के सत्ता संभालने के बाद से भारत के साथ मालदीव के रिश्ते खराब चल रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण दोस्तों खुद मुइज़्ज़ू ही है। सरकार का यह भी मानना है कि विपक्ष भारत के साथ घनिष्ठ संबंध रखता है, इसीलिए मुइज़्ज़ू कहीं ना कहीं भारत की ओर इशारा कर रहे हैं। जी और इसका सबसे बड़ा कारण भी भारत को बताने की कोशिश में लगे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। अगली खबर बता दें, भारत के लिए क्या दूसरा अफगानिस्तान बनेगा म्यांमार, विद्रोहियों ने बढ़ाई टेंशन, 994 करोड़ का प्रोजेक्ट फंस गया। जी हाँ, म्यांमार में जुंटा विरोधी ताकतों को मिल रही बढ़त ने भारत की टेंशन को बढ़ा दिया है। इन विद्रोहियों ने भारत की सीमा से लगे कई इलाकों के अलावा पलेतवा और पश्चिमी म्यांमार के कई प्रमुख शहरों पर कब्जा कर लिया है। इससे भारत की आर्थिक सहायता से विकसित किए गए सितवे बंदरगाह शहर पर दबाव बढ़ गया है। सितवे में भारत का वाणिज्य दूतावास भी है। हाल के दिनों में अराकान सेना या चीन नेशनल फ्रंट ने पलेतवा और आसपास के शहरों और कस्बों जैसे पोक टाव, कयाउक ताव और मिनाविया पर कब्जा कर लिया है। इससे रखाइन राज्य की राजधानी सितवे लगभग सभी प्रमुख सड़कों और जलमार्गों से कट गया है। जी हाँ, स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले हफ्ते अराकान सेना ने कहा कि उसने सितवे से 30 किलोमीटर दूर पोन्ना गयून टाउनशिप पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया है। आपको बता दें, सितवे बंदरगाह को भारतीय क्रेडिट लाइन के साथ $120 मिलियन की परियोजना के तहत विकसित किया गया था। यह भारत द्वारा वित्त पोषित कालाधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए महत्वपूर्ण है। वैसे में जिस प्रकार से भारत का ये प्रोजेक्ट फंसा है दोस्तों, वाकई में ऐसा ही लग रहा है कि अफगानिस्तान ही बन जा रहा है ये म्यांमार। और इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए, दोबारा से रिवाइव करने के लिए भारत को बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ सकती है। अगली खबर बता दें, चीनी कंपनी ने भारत के खुफिया दस्तावेज किए हैक, वित्त विदेश मंत्रालय के अलावा पीएमओ और रिलायंस भी थे टारगेट। जी हाँ, चीन की एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी का डेटा ऑनलाइन लीक होने से हड़कंप मच गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीनी साइबर सिक्योरिटी कंपनी के डेटा से पता चला है कि चीन के इस हैकर ग्रुप ने भारत सरकार के महत्वपूर्ण विभागों के खुफिया दस्तावेज हैक कर लिए हैं। इनमें प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज और एयर इंडिया जैसी कंपनियां भी शामिल है। लीक हुए डेटा की समीक्षा की है चीन सरकार से जुड़े हुए हैकिंग ग्रुप आईसून ने हाल ही में हजारों दस्तावेज, तस्वीरें और चैट मैसेज गिटहब पर पोस्ट किए हैं। आईसून नाम की निजी कंपनी के इन दस्तावेजों से कई सनसनीखेज जानकारियां सामने आई है। जी हाँ, इन दस्तावेजों के अनुसार इस कंपनी ने न सिर्फ चीनी लोगों की बल्कि कई देशों जैसे भारत, नाइजीरिया, इंडोनेशिया और ब्रिटेन की सरकारों के नेटवर्क में भी सेंध लगाया है। जी हाँ, अगली खबर की बात करें, जहां पर महबूबा मुफ्ती ने लगाए गंभीर आरोप, कहा आलोचना करने वालों पर ट्रेवल बैन लगा रही बीजेपी। जी हाँ, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी पर हर बार की तरह गंभीर आरोप लगाए। इस बार भी उन्होंने कहा है कि बीजेपी पासपोर्ट का हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है, अपने आलोचकों को परेशान और दंडित
टारगेट करने के मकसद से अवैध यात्रा प्रतिबंध लगा रही है। बता दें कि ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर विश्वविद्यालय में भारतीय मूल की प्रोफेसर निताशा कौल ने एक दिन पहले दावा किया था कि एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कर्नाटक सरकार से आमंत्रण मिलने के बाद जब वो बेंगलुरु हवाई अड्डे पर पहुंची थी तो उन्हें रोक दिया गया और वापस ब्रिटेन भेज दिया गया। महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा है कि भाजपा पासपोर्ट के जरिए लोगों को निशाना बना रही है, ओसीआई कार्ड रद्द कर रही है और अपने आलोचकों को परेशान व दंडित करने के लिए उन पर अवैध यात्रा प्रतिबंध लगा रही है। उन्होंने लिखा है कि आतिश तासीर, अशोक स्वैन और अब निताशा कौल नफरत भरी विभाजनकारी विचारधारा से महज सहमत नहीं होने के कारण निताशा को हुए खौफनाक अनुभव को लेकर उनके साथ एकजुटता से खड़े हो। जी हाँ दोस्तों, निताशा कौल कौन है? हमने आपको कल की खबर में बताया था, जिन्होंने भारत में कश्मीर पर बयान दिया है, जिसने पहले भी ये कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान का है, जिसके बाद काफी बवाल भी हुआ था दोस्तों। वैसे में उस निताशा कौल को अगर वापस भेजा भी गया था तो क्या गलत किया गया था, आपको याद होगा दोस्तों। बहरहाल आपकी इस पर जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा और महबूबा मुफ्ती को इस बात पर आपका जवाब देंगे दोस्तों, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां ईरान ने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान पर बढ़ाया दबाव, आतंकवादियों का तुरंत खात्मा करो। जी हाँ, जैसा दिया बयान, बता दें पाकिस्तान और ईरान के बीच आतंकवाद को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। इस साल की शुरुआत में ईरान ने पाकिस्तान के भीतर मौजूद आतंकवादी समूहों के ठिकानों पर मिसाइलों से हमला किया था। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी ईरानी जमीन पर हमले को अंजाम दिया था। अब कुछ दिनों पहले ईरान ने पाकिस्तान में दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक करने का दावा किया है। ईरान का कहना है कि उसने पाकिस्तान में जैश अल अदल आतंकवादी समूह के मुख्यालय पर हमला करके उसके सरगना इस्माइल शाह बख्श को मार गिराया है। इस हमले के बाद ईरान ने अपनी सीमा पर पाकिस्तान की किसी भी नापाक जवाबी कार्रवाई को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को कड़ा कर दिया है। दूसरी ओर ईरान ने पाकिस्तान पर आतंकवादी और उनके ठिकानों को जल्द से जल्द खत्म करने का भी दबाव बनाया है। शुक्रवार को मेहर समाचार एजेंसी ने बताया कि ईरानी सेना की एलीट कमांडो यूनिट ने एक जमीनी अभियान में जैश अल अदल के सरगना इस्माइल शाह बख्श और उसके कई सहयोगियों को मार गिराया है। जी हाँ, नेक्स्ट खबर बताते, साद अहमद होंगे भारत में पाकिस्तान के नए उच्चायुक्त। साद अहमद वराइच को भारत में पाकिस्तान का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। साद अहमद ने एजाज खान की जगह ली है। एजाज खान का कार्यकाल बतौर पाकिस्तानी उच्चायुक्त पूरा हो गया है। अब साद अहमद वराइच उनकी जगह लेंगे। वराइच ने नई दिल्ली पहुंचकर चार्ज संभाल लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वराइच इससे पहले अफगानिस्तान, तुर्की और ईरान में पाकिस्तान के राजदूत रह चुके हैं। जी हाँ, अगली खबर बता दें, कनाडा का वीजा बंद करने के पीछे क्या थी असली वजह? विदेश मंत्री जयशंकर जी ने 5 महीने बाद किया इसका खुलासा। जी हाँ, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने भारत कनाडा विवाद पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कनाडा के लिए वीजा जारी न किए जाने को लेकर भी बातें की हैं। टीवी 9 के व्हाइट इंडिया थिंग्स टुडे के मंच पर जयशंकर जी ने अपनी बात रखी। व्हाइट इंडिया थिंग्स टुडे मंच पर राइज ऑफ द ग्लोबल साउथ सत्र में विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा, हमें कनाडा के लिए वीजा जारी करने के काम को निलंबित करना पड़ा क्योंकि हमारे राजनयिकों के लिए वहां पर काम करना सुरक्षित नहीं था। जयशंकर जी ने कहा कि हमारे राजनयिकों को लगातार डराया और धमकाया गया था। ऐसे बुरे वक्त में उन्हें कनाडाई सिस्टम से बहुत सपोर्ट नहीं मिल रहा था। जयशंकर जी ने कहा कि हम एक ऐसे दौर में पहुंच गए थे जब वे बतौर मंत्री राजनयिकों को उस जगह उस तरह की हिंसा में भेजने का जोखिम नहीं उठा सकते थे जो उस समय कनाडा में चल रही थी। अगली खबर की बात करें, जहां पर नेपाल में 10 साल में 1% बढ़ गई मुस्लिम आबादी। राजनीतिक पार्टियों ने हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर दी फिर तेज। जी हाँ, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के 1 दशक के भीतर ही एक बार फिर से राजशाही और हिंदू राष्ट्र की मांग जोर पकड़ रही है। इसको लेकर देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। नेपाली जनता का रुख भांपकर कई ऐसे दल हैं जिन्होंने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प ले लिया है। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, नेपाल जनता पार्टी के अलावा सत्ताधारी पार्टी नेपाल कांग्रेस के भी अधिकांश नेता नेपाल को एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने के पक्षधर हैं। जी हाँ, नेपाल में हिंदू राष्ट्र बनने की सबसे अधिक मांग राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी यानी आरपीपी कर रही है। आरपीपी को राजा समर्थक पार्टी माना जाता है। आरपीपी ने नेपाल में राजतंत्र और हिंदू राष्ट्र को फिर से बहाल करने को लेकर प्रदर्शनों के सिलसिले की शुरुआत की है। इसके लिए ये पार्टियां राजधानी काठमांडू और कुछ अन्य शहरों में प्रदर्शन करने के साथ ही जन जागरण अभियान चला रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में नेपाल में जिस प्रकार से 10 साल में 1% बढ़ी है मुस्लिमों की आबादी और राजनीतिक पार्टियां हिंदू राष्ट्र बनाने की जो मांग कर रही है, दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है? क्या नेपाल हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या बिल्कुल नहीं? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने रचा इतिहास, पंजाब प्रांत की पहली महिला सीएम चुनी गई। जी हाँ, पाकिस्तान के पूर्व सीएम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सीएम चुनी गई है। इसके साथ ही मरियम नवाज ने इतिहास रच दिया है क्योंकि मरियम नवाज पंजाब की पहली महिला सीएम है। मरियम नवाज को 220 वोट मिले और उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार राणा आफ्ताब अहमद को हराया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदस्यों ने वोटिंग का बहिष्कार किया। ऐसे में राणा आफ्ताब अहमद को कोई वोट नहीं मिला। संख्या बल के हिसाब से मरियम नवाज का पंजाब ही का सीएम बनना तय था। पंजाब असेंबली के स्पीकर मलिक अहमद खान ने पहले ही साफ कर दिया था कि सिर्फ सीएम पद को लेकर मतदान होगा और असेंबली के किसी सदस्य को बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट खबर बता दें, पाकिस्तान को जमकर धोने वाली कश्मीरी पत्रकार याना मीर हुई नाराज, कहा भारत आने पर मेरा ऐसा स्वागत। जी हाँ, पाकिस्तान को
भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए जमकर लताड़ लगाने वाली कश्मीरी पत्रकार ने एक घटना को लेकर अपना दुख व्यक्त किया है। याना मीर ने दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। याना मीर ने आरोप लगाया कि उनके सामान में खाली लुई वुइटन बैग होने के कारण हवाई अड्डे के कस्टम अधिकारियों ने उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान किया था। उसने घटना का वीडियो एक से पहले ट्विटर पर शेयर किया। याना मीर ने दावा किया है कि लंदन से लौटने के बाद दिल्ली हवाई अड्डे पर उनके साथ चोरों जैसा व्यवहार किया गया। उनके द्वारा शेयर किए गए वीडियो में उन्हें खाली बैग को लेकर कस्टम अधिकारियों के साथ बहस करते हुए देखा जा सकता है। याना मीर ने लिखा कि मैंने लंदन में भारत के बारे में क्या कहा, मैं भारत में स्वतंत्र और सुरक्षित हूँ, लेकिन भारत में मेरा कैसा स्वागत किया गया। मैडम अपना बैग स्कैन करें, अपना बैग खोलें। आपके पास ऐसा लुई वुइटन शॉपिंग बैग क्यों है? क्या आपने उनके लिए पेमेंट किया? बिल कहाँ है? उन्होंने आगे लिखा है कि लंदन वासी मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इंडियन मीडिया वॉरियर, लेकिन दिल्ली कस्टम मेरे बारे में क्या सोचता है, ब्रांड स्मगलर। याना मीर के द्वारा शेयर किए गए वीडियो में दिख रहा है कि कस्टम अधिकारी उनके बैग की गहनता से जांच कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर कश्मीरी पत्रकार के पोस्ट पर कहा है कि अधिकारी सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे थे, गलत कुछ भी नहीं कर रहे थे। लेकिन दोस्तों अब आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे अपनी राय अवश्य दीजिएगा, क्योंकि एयरपोर्ट पर जांच अधिकारियों का कार्य ही है ये ऐसा करना, देश को सुरक्षित करना। क्या आपको नहीं लगता कि देश के अधिकारी, एयरपोर्ट पर अधिकारी गलत नहीं कर रहे थे? आपको जो भी लगता है दोस्तों अपनी राय अवश्य दीजिएगा इस मुद्दे पर। देखते हैं भारत की जनता की क्या निजी राय है। अगली खबर की बात करें, जहां पर ब्राजील में पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो की कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। समर्थन में सड़कों पर उतरे लाखों लोग। जहां ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो रविवार को अपने समर्थकों के साथ एक बार फिर से सड़कों पर उतरे हैं। पूर्व राष्ट्रपति ने दावा किया है कि एक साल पहले पद छोड़ने के बाद से वे राजनीतिक उत्पीड़न के शिकार हो रहे हैं। ब्राजील के सबसे बड़े शहर साओ पाउलो में उन्होंने अपने हजारों समर्थकों से कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए तख्तापलट के आरोप झूठे हैं। उन्होंने सार्वजनिक भवनों पर हमलों के लिए दोषी ठहराए गए अपने सैकड़ों समर्थकों के लिए माफी की मांग की। ब्राजील में पुलिस ये जांच कर रही है कि क्या बोल्सोनारो ने 2022 का चुनाव हारने के बाद तख्तापलट के लिए समर्थकों को घुसाया था। अगली खबर की बात करें, जहां पर महिलाओं को नहीं रख सकते बाहर, आप करें वरना हम। जी हाँ, अस्थायी कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट की सरकार को बड़ी फटकार। जी हाँ दोस्तों, भारतीय तटरक्षक बल में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के मामले में सीजीआई ने लगाई केंद्र को फटकार। महिला तटरक्षक अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। अदालत ने अल्टीमेटम देते हुए कल कहा कि महिलाओं को छोड़ा नहीं जा सकता है और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम कर देंगे। इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार का पक्ष अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी रखा। उन्होंने बताया कि तटरक्षक बल का काम सेना और नौसेना से अलग है। फिलहाल इसमें संरचनात्मक परिवर्तन किया जा रहा है। भारतीय तटरक्षक बल की ओर से बोर्ड स्थापित किया गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्य क्षमता जैसे तर्क 2024 में मायने नहीं रखते हैं। महिलाओं को छोड़ा नहीं जा सकता, आपके बोर्ड में महिलाएं भी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नौसेना की रिटायर्ड महिला अधिकारी को स्थायी सेवा कमीशन देने के लिए उसकी पात्रता पर विचार करने की खातिर नेवी को नया चयन बोर्ड बनाने का निर्देश दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की ओर चले, जहाँ ड्रैगन के 5 शहरों में घुसकर मार सकेगा अपना भारत। चीन से ज्यादा ताकतवर रॉकेट फोर्स बना रहा इंडिया। हिंद महासागर में तैनात होगी ये मिसाइलें। जी हाँ, हिंद महासागर में चीन और पाकिस्तान की बढ़ती गतिविधियों पर भारत की कड़ी नजर है। दोनों देशों को अंडर वाटर करारी शिकस्त देने के लिए भारतीय सेना 500 किलोमीटर रेंज वाली सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइलें बोले तो SLCM का परीक्षण करने वाली है। हवा और जमीन के साथ संबंधन में भी चीन और पाकिस्तान के मंसूबों को शिकस्त देने के लिए भारत अपनी ताकत बढ़ा रहा है। इसके तहत चीन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के पलार्फ की तरफ अपनी भारतीय सेना रॉकेट फोर्स तैयार कर रही है और SLCM मिसाइल भी इसी का हिस्सा है। जी हाँ, 16 फरवरी को भारतीय नौसेना ने घोषणा की थी कि वो जल्द ही 500 किलोमीटर रेंज वाली सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल का परीक्षण करेगी। जी हाँ, अगली खबर बता दें, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी अबॉट ने की भारत की जमकर तारीफ, कहा दुनिया की उभरती हुई लोकतांत्रिक महाशक्ति। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी अबॉट ने भारत की प्रशंसा करते हुए दुनिया की उभरती हुई लोकतांत्रिक महाशक्ति बताया और कहा कि भारत अभी पूरी तरह से आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध बहुत मजबूत हैं और भारत के साथ व्यापार करने की सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी मनमौजी कारणों से व्यापार को अचानक बंद नहीं करेगा। ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाओं पर एबॉट ने कहा कि वो इस तथ्य से अवगत है, ये एक छोटे से अल्पसंख्यक वर्ग की ओर से किया गया है। इससे भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते खराब नहीं होंगे, दोनों के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। नेक्स्ट खबर बता दें, अमेरिका में वायुसेना के जवान ने इजरायली दूतावास के सामने खुद को लगाई आग। नरसंहार में शामिल नहीं कहते हुए लगाई आग। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के वॉशिंगटन में इजरायली दूतावास के बाहर एक वायुसेना के जवान ने खुद को आग लगा ली। पुलिस के मुताबिक ये घटना स्थानीय समय अनुसार रविवार दोपहर को घटी। व्यक्ति ने इजराइल के दूतावास खड़े होकर खुद को आग लगा ली। इसके बाद अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के अफसरों और डीसी अग्निशमन दल ने आग बुझाई और शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जिस शख्स ने खुद को आग लगाई उसका नाम एरॉन बुशनेल बताया गया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक ये व्यक्ति अमेरिकी वायुसेना का एक सक्रिय सैनिक है। इस घटना के एक वीडियो में एरॉन बोलता है कि वो नरसंहार में शामिल नहीं रहेगा। इस घटना का जो वीडियो
वायरल हुआ इसमें देखा जा सकता है कि इजरायली दूतावास के सामने एरॉन पहले रिकॉर्डिंग डिवाइस को जमीन पर रखता है, इसके बाद वो फलस्तीन को आजाद करो के नारे के साथ खुद पर एक तरल पदार्थ छिड़क लेता और आग लगा लेता है। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां पुतिन की सेना हम पर करने वाली है बड़ा हमला, यूक्रेन ने बता दी तारीख, मित्र देशों से मदद की गुहार। जी हाँ, रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध को तीसरा साल प्रवेश कर चुका है। इस बीच रशिया के खतरनाक मंसूबे सामने आए हैं। युद्ध में यूक्रेन को तगड़ी मार देने के लिए रशिया नई प्लानिंग कर रहा है, ऐसा कहना है यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की का। उन्होंने कीव में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि रशिया मई के अंत या गर्मियों में यूक्रेन के खिलाफ एक बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि यूक्रेन के पास उस हमले को नाकाम करने के लिए योजना तैयार है। यूक्रेन पर रशिया के आक्रमण की दूसरी वर्षगांठ के एक दिन बाद बोलते हुए जेलेंस्की ने कहा कि रशिया से लड़ने के लिए कीव और उसके पश्चिमी सहयोगियों के लिए एकजुट रहना महत्वपूर्ण है और दोहराया है कि यूक्रेन की जीत निरंतर पश्चिमी समर्थन पर निर्भर करती है। अगली खबर बता दें, तालिबान ने हजारों लोगों के सामने एक और व्यक्ति को दी फांसी की सजा। जी हाँ दोस्तों, तालिबान ने उत्तरी अफगानिस्तान में हत्या के दोषी व्यक्ति को सोमवार को एक स्टेडियम में सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी और हजारों लोग इसके प्रत्यक्षदर्शी बने। एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार फांसी जॉर्ज जॉन प्रांत की राजधानी सिबिरगान शहर में हुई, जहां पीड़ित के भाई ने दोषी को राइफल से 5 बार गोली मारी। प्रत्यक्षदर्शी ने नाम सार्वजनिक न करने की शर्त पर बताया कि स्टेडियम के आसपास कड़ी सुरक्षा थी। अगली खबर आपको बता दें, सऊदी अरबिया में मिला जमीन में दफन अरबों डॉलर का खजाना, प्रिंस सलमान की हुई बल्ले बल्ले। जी हाँ, सऊदी अरबिया को जमीन में दफन करोड़ों डॉलर का खजाना मिला है। ये खजाना कुछ और नहीं बल्कि 15 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस है। इसकी खोज सऊदी अरबिया के जाफुरा क्षेत्र में की गई है। सऊदी अरबिया ने पुष्टि की है कि राज्य की तेल कंपनी आरामको के विशाल जाफुरा क्षेत्र में महत्वपूर्ण मात्रा में अतिरिक्त गैस भंडार मिला है, जिससे देश के ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। सऊदी अरबिया के ऊर्जा मंत्रालय ने रविवार को कहा कि अतिरिक्त भंडार में 15 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस और 2 अरब बैरल कंडेंसेट है। इसे सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद की भविष्य की नीतियों के लिए काफी बड़ी खोज माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर बता दें, अखिलेश यादव की डिनर पार्टी हुई फेल, 8 एमएलए नहीं पहुंचे, क्रॉस वोटिंग का सता रहा अखिलेश यादव को डर क्या, यूपी राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ होगा बहुत बड़ा खेल। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 27 फरवरी को राज्यसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव है। उससे पहले समाजवादी पार्टी के खेमे में हलचल मच गई है। दरअसल सपा ने वोटिंग की पूर्व संध्या पर अपने सभी विधायकों की बैठक बुला ली थी और उनके लिए डिनर आयोजित किया था, लेकिन उसके 8 विधायक बैठक और डिनर में शामिल नहीं हुए। चायल विधायक पूजा पाल, गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह, गोसाईगंज विधायक अभय सिंह, अमेठी विधायक महाराजी देवी, कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी, ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे, सिराथू विधायक पल्लवी पटेल और अंबेडकर नगर विधायक राकेश पांडे सपा की बैठक और डिनर में शामिल नहीं हुए। पार्टी की बैठक और डिनर विधायकों की अनुपस्थिति से सपा को राज्यसभा चुनाव में इनके क्रॉस वोटिंग करने का डर सताने लगा है। अगर ऐसा हुआ तो सपा का खेल बिगड़ सकता है। उसे अपना तीसरा उम्मीदवार जिताने के लिए पहले ही 3 वोट कम पड़े थे, जिनका जुगाड़ करने के लिए अखिलेश यादव और नरेश उत्तम पटेल ने राजा भैया और निर्दलियों से बात की थी। अब अगर उसके खुद के ही 7 विधायक क्रॉस वोटिंग कर देते हैं तो उसके 2 ही उम्मीदवार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो पाएंगे। अपना दल पार्टी की नेता पल्लवी पटेल सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ी थी। उन्होंने जया बच्चन को राज्यसभा भेजने का विरोध जताते हुए पहले ही ऐलान किया था कि राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं करेंगी। ऐसे में माना जा रहा है दोस्तों कि वाकई में उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ तगड़ा वाला खेला होने वाला है दोस्तों, और मैच वाकई में इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप क्या कहते हैं, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगली खबर बता दें, स्टेट और नेशनल हाईवे के किनारे ट्रैक्टर खड़े कर किसानों ने किया प्रदर्शन, WTO को लेकर कही ये बात। जी हां, संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने कृषि क्षेत्र को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO समझौते से बाहर करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों ने हाईवे के किनारे अपने ट्रैक्टर खड़े कर अपना विरोध जताया। बता दें कि यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में हजारों किसानों के दिल्ली चलो मार्च को पंजाब की सीमा पर खनौरी और शंभू में सुरक्षा बलों ने रोक दिया है। किसान फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी समेत विभिन्न मांगों को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने के वास्ते आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने SKM के बैनर तले सोमवार दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक WTO छोड़ो दिवस प्रदर्शन आयोजित करने की घोषणा की थी। जी हाँ, नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां WFI ने लिया बड़ा फैसला, बजरंग, विनेश और साक्षी को ओलंपिक क्वालिफायर ट्रायल के लिए बुलाया। जी हाँ, भारतीय कुश्ती महासंघ ने प्रदर्शनकारी पहलवानों बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और संन्यास की घोषणा कर चुकी। ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक को किर्गिस्तान में होने वाले पेरिस ओलंपिक क्वालिफायर सहित एशिया की 2 टॉप के टूर्नामेंट के लिए मार्च में होने वाले राष्ट्रीय ट्रायल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले विश्व कुश्ती की सर्वोच्च संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने जब WFI से निलंबन हटाया था, तब UWW ने राष्ट्रीय महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले पहलवानों के खिलाफ भेदभावपूर्ण रवैया न अपनाने की भी शर्त रखी थी। जी हाँ, अगली खबर बता दें, वायनाड की जंग दिलचस्प, CPI ने एनी राजा को दिया टिकट, क्या सीट छोड़ देंगे राहुल गांधी। बता दें, CPI लोकसभा चुनाव 2024 अब बेहद दिलचस्प हो गया है। एक तरफ कांग्रेस गुजरात, गोवा, दिल्ली में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी जैसी विपक्षी पार्टियों के साथ सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों को लेकर रणनीति बना रही है, तो वहीं बीजेपी का मुकाबला
करने के लिए बने इंडिया गठबंधन की एक पार्टी ने केरल में कांग्रेस के साथ खेला कर दिया है। केरल में सत्ताधारी वाम लोकतांत्रिक मोर्चा में शामिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने लोकसभा चुनावों के लिए 4 अहम सीटों उम्मीदवार उतार दिए हैं। दिलचस्प बात यह है कि सीपीआई ने पार्टी के सीनियर नेता एनजी राजा को वायनाड सीट से उम्मीदवार बनाया है। अभी फिलहाल कांग्रेसी नेता राहुल गांधी वायनाड सीट से सांसद है, जबकि पूर्व सांसद पन्नियन रविंद्रन को तिरुवनंतपुरम से टिकट दिया गया है। वैसे में सवाल उठ रहा है कि क्या कहीं और से लड़ेंगे कांग्रेसी नेता या फिर नहीं। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, विश्व हिंदू परिषद के 3 दिवसीय अधिवेशन में हिंदू जनमानस से 100% वोटिंग की अपील, कहा नोटा का न करे इस्तेमाल। जी हाँ, अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने के बाद विश्व हिंदू परिषद के 89 मंडल और कार्यकारिणी का 3 दिवसीय मीटिंग सोमवार को संपन्न हुआ। कार्य समिति में रखे गए प्रस्तावों के संबंध में वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि दुनिया का सबसे लंबा संघर्ष राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरा हुआ है। यह हिंदू जनमानस के लिए गौरव और उत्सव का पल रहा है। अब हिंदू समाज आने वाले चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा और सनातन परंपराओं को मजबूत करने का काम करेगा। जी हाँ, नेक्स्ट खबर बता दें, पश्चिम बंगाल से खबर, उत्तर दिनाजपुर में रामनवमी पर भड़की थी हिंसा, एनआईए ने 16 लोगों को किया गिरफ्तार। जी हाँ, पश्चिम बंगाल रामनवमी हिंसा मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने एक धार्मिक जुलूस के दौरान सांप्रदायिक हमले की साजिश रचने और उसे अंजाम देने के आरोप में 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान जब्त की गई हिंसा के वीडियोस फुटेज से आरोपियों की पहचान की गई और उसी के आधार पर उनकी गिरफ्तारियां की गई है। नेक्स्ट खबर बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान में 21 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की नींव रखी, किया 112 रेलवे पुल की परियोजनाओं का शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राजस्थान में रेलवे की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। आधिकारिक बयान के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य में 21 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास तथा 112 रेलवे पुल की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके साथ आपको अगली खबर बता दें, जहां वैष्णो देवी जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी की खबर, कटरा रेलवे स्टेशन को 40 करोड़ की सौगात, मिलेंगी सुविधाएं। जी हां, माता वैष्णो देवी का दर्शन करने जाने वालों के लिए खुशखबरी है। जम्मू कश्मीर के कटरा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को अब नई सुविधाएं दी जाएंगी। इसके लिए 40 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन का पुनर्विकसित किया जाएगा। यह कदम अमृत भारत स्टेशन योजना का हिस्सा है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से देश भर के 553 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों ये थी की सारी बड़ी खबरें। और जाते जाते आप सभी से एक सवाल है कि पंकज उदास जिनका कल निधन हुआ दोस्तों, उनका सबसे फेवरेट गाना आपको क्या लगता था, और कमेंट में उनको श्रद्धांजलि देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता है आपसे अगली बड़ी खबर में। खबर जरा भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद।